गुड इवनिंग आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास है दिवस 6 हिंदी सप्ताह 6। ये क्लास नंबर 36 है। इससे पहले हमारे जो भी वीडियो आए हैं उम्मीद है आपने वो सारे के सारे देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रार्थना पाठ है, दिवस 6 है, मौखिक चर्चा। यह चित्र किसका है? तो आप बता सकते हो ये चित्र भारत माता का है। किसका चित्र है ये? भारत माता का। ये भारत का नक्शा बना हुआ है ये इस तरीके का, और बीच में भारत माता खड़ी हुई है झंडा लेकर के, और यहाँ पर बीच में हमारा कहीं मध्य प्रदेश होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह किसका चित्र है? ये भारत का चित्र है, भारत माता का चित्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत माता का चित्र है। अगला प्रश्न, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप बताइए जरा, क्या दिख रहा है आपको? देखो आपको झंडा दिख रहा है, झंडा, तो आप बता सकते हो झंडा। और क्या दिख रहा है? नीचे कमल का फूल दिख रहा है, कमल। कमल क्या है बेटा? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा, और कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ये बेटा राष्ट्रीय पशु है। क्या है बेटा? ये राष्ट्रीय पशु हमारा है, जिसको हम कहते हैं बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है बेटा, है ना, राष्ट्रीय फूल है। और ये हमारा राष्ट्र ध्वज है। भारत माता है, भारत का नक्शा भी है। तो ये चीज़ें आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं वो आप बता सकते हो। अगला प्रश्न है, आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन रंगों का प्रयोग करेंगे? तो बेटा तिरंगा झंडा आप सभी ने देखा है। तो ऊपर बेटा देखो ये दिख रहा है, ये ऊपर आपको केसरिया रंग लगाना है। कौन सा रंग लगाएगा? केसरिया। अच्छे से याद रखें बेटा, केसरिया रंग। ये लाल नहीं है, पीला नहीं है, केसरिया बोलते हैं इसको। बीच में बेटा आपका सफ़ेद रंग है। तो जब भी आप झंडा बनाओ तो ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद। नीचे बेटा हरा रंग। हरा रंग बेटा खुशहाली का होता है, प्रगति का होता है। सफ़ेद रंग बेटा शांति का होता है, और केसरिया बलिदान का होता है बेटा, है ना। तो इस तरीके से आप झंडा बना सकते हो। और बीच में एक चक्र लगा बनाओगे नीले रंग का। कौन सा रंग रहेगा उसका? नीला रंग, जिसमें 24 तीलियां आपको बनानी है। कितनी बनानी है? 24। इस तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? चलो देखो, जिसके बारे में हमने चर्चा की, एक तो हमें राष्ट्रीय फूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु दिखाई दे रहा है बेटा, राष्ट्रीय पशु बाघ है हमारा। राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है हमें, ध्वज माने झंडा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं सब के सब। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। आपकी शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? आपको याद होगा बेटा, झंडा स्कूल में एक तो फहरता है बेटा 15 अगस्त के दिन। कब फहराते हैं बेटा? 15 अगस्त, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। याद रहेगा। दूसरा फहराते हैं बेटा हम 26 जनवरी को। कब फहराते हैं? 26 जनवरी के दिन। तो हमारे स्कूल में बेटा 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, और 26 जनवरी को होता है बेटा गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस बेटा? गणतंत्र दिवस। याद रखें अच्छे से। तो एक प्रश्न बेटा मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, वो तारीख आपको बतानी है। तारीख तो मैंने बता दी, वो सन बतानी है आपको। सन मैंने बताया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त का सन कौन सी थी वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी के बाद साल कौन सी थी गणतंत्र दिवस मनाने की? पहला गणतंत्र दिवस मैंने मनाया था, वो साल आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है।
राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जयघोष करते हैं? आप बोलते हो वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आप बता सकते हो बेटा, भारत माता की जय। और कौन सा नारा लगाते हो? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, तो ये दो नारे तो मुझे याद हैं बेटा। बाकी इनके अलावा कोई और भी नारा जय घोष आपके स्कूल में लगाते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में। लिखित भाषा विकास, कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है? तो बेटा इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम दिवस 1 में दे चुके हैं, फिर भी आप लिख लीजिए यहाँ से। कविता में कवि प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना सगा मानना चाहता है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ से अच्छे से लिखना बेटा, गलत मत करना, आराम आराम से लिखिए। अगर वीडियो की स्पीड तेज है, ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके आराम से लिख सकते हो। कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो इसका जवाब होगा बेटा, कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है क्योंकि। इतना तो बेटा ऊपर की लाइन हमने प्रश्न में से देख कर लिखी है। यहाँ से असल उत्तर शुरू होता है, क्योंकि वह भारत में रहता है। कवि भारत में रहने के लिए प्रभु का उपकार मान रहा है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये एक खेल है, क्या है? बिज मक्खो खेल के आधार पर प और म, बेटा प से बनने वाले शब्द बताने हैं आपको। ये प जो वर्ड है आपका, प और म, याद रखना, प वर्ण और म वर्ड, इन अक्षरों को बदलकर भी आप इस खेल को खेल सकते हो। जैसे पहला प्रश्न बेटा, बिज मक्खो कहाँ से आई? अब प से उस जगह का नाम बताना है आपको, किसी एक जगह का नाम। तो मान लो प से बताया आपने पूना से, कहाँ से आई? पूना से, हो गया। अगर ये खेल आप म से खेल रहे हो, म अक्षर से, तो आप बोल सकते हो मुरैना से, मांडव से, माधोपुर से। म से आना चाहिए कोई शब्द, ठीक है। अगला है बेटा, बिज मक्खो कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? फिर से बेटा कोई जगह का नाम बताना है हमें। तो आप प से बोले तो पीथमपुर, म से मथुरा, कहाँ जाओगी? मथुरा, ठीक है। तो प से या म से आपको बताने हैं। बिज मक्खो नाम क्या है? अब इसमें नाम पूछ रहे हैं बिज मक्खो से, तो प से कोई नाम बता दो, जैसे पवन। एक नाम म से बता दो, जैसे मनोज। बिज मक्खो साथ कौन है? आपके साथ कौन है? फिर से नाम बता दो। प से प्रवीण बता दो, प से पवन बता दो, म से मनीष बता दो। बिज मक्खो कब आई? अब वो बताना है कब आई। तो प से परसों, परसों आई। म से मई में, मई जून जुलाई जो महीने होते हैं उसमें। बिज मक्खो क्या पहने हो? अब बेटा ऐसी चीज़ बतानी है जिसको हम पहनते हैं। तो प से पगड़ी, प से पजामा, ठीक है। और क्या है बेटा? म से बताओ, म से पहनने वाली चीज़। म से कोई पहनने वाली चीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे तो याद नहीं आ रही बेटा अभी, ठीक है। इसी तरीके से छठवां प्रश्न क्या है? बिज मक्खो क्या पढ़ोगी? क्या पढ़ना है? प से बताओ, प से पहाड़े। म से बताओ, म से मैथ, मैथ माने गणित, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया खेल है, अलग अलग अक्षरों के साथ इसको हम खेल सकते हैं। अब अगले प्रश्न में बेटा आपको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जैसे प्रभु को और हम क्या कह सकते हैं? भगवान कह सकते हैं, तो ये समानार्थी हो गया। ईश्वर भी कह सकते हैं, ये भी समानार्थी हो गया। जल, बेटा जल को हम पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तो जल के दो पर्यायवाची हो गए, पानी और नीर। इसी तरीके से बेटा पवन को हम हवा भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं और समीर भी कहते हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या हो गए? पवन के पर्यायवाची हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों? पर्यायवाची।
एक चीज के एक से ज़्यादा नाम जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। उपकार, उपकार का मतलब होता है बेटा भलाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न बेटा, मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। मातृभूमि, तो मातृभूमि हमें सबसे प्यारी है, हमारी मातृभूमि सबसे न्यारी है, हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे वाक्य आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, एक वाक्य मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन। समझते हुए, कम अटकते हुए या बिना अटके आपको ये पढ़ना है। समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज़ दी। एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सब उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए। तो ये पढ़ ली बेटा, एक नाविक था रामू, उसने देखा बेटा समुद्र में एक जहाज़ डूब रहा है और जिसमें यात्री भरे हुए हैं। तो उसने अपने साथियों को आवाज़ लगाई और एक बड़ी सी नाव लेकर के उनकी सहायता के लिए वो समुद्र में उतर गए। तो पहला प्रश्न बेटा, समुद्र में क्या हुआ था? तो आप बताओ समुद्र में क्या हुआ था? जहाज यात्रियों सहित डूब रहा था। तो समुद्र में जहाज यात्रियों सहित डूब रहा था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा? ठीक है, तो आप जानते हो रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर गया था सभी यात्रियों की सहायता करने के लिए। किस लिए लेके गया? देखो अकेला तो सारे लोगों को निकाल नहीं सकता था, वो सभी लोगों को बचा नहीं सकता था, तो सबकी सहायता करने के लिए वो अपने दोस्तों को लेकर के गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला आते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा आपने कितने शब्द पढ़े 1 मिनट में वो लिखना है ना। घड़ी से किसी ने बोले पढ़े होंगे बेटा 35, किसी ने पढ़े होंगे 50 शब्द। इसमें 35 या 50 जितने भी शब्द आप पढ़ पाते हो ये यहाँ पर आपके शिक्षक लिखेंगे। ठीक है, स्वतंत्र लेखन में बेटा जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है बताइए। बेटा जहाज से हम पानी में यात्रा करते हैं, पर इसके अलावा ट्रेन से भी हम यात्रा कर सकते हैं, नाव से बेटा नदी में, बस से भी यात्रा कर सकते हैं रोड पर, हवाई जहाज से बेटा हम हवा में यात्रा करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, इन सब से हम यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बेटा स्वतंत्र पठन। देश हमें देता है सब कुछ, ये बहुत एक कविता भी है बेटा, ये है ना। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, है ना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर खेती होती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। ठीक है बेटा, तो इसको लय के साथ आप अपनी बाल सभा में भी सुना सकते हो। तो इसमें सब कुछ लिखा है बेटा, देश हमें सब कुछ देता है इसलिए हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता है, रोशनी कौन देता है बेटा? सूरज, ये लिखा है बेटा। हवा नया जीवन देती है बेटा, नया जीवन कौन देता है? हवा। भूख मिटाने के लिए हमारी धरती पर खेती होती है। तो पहला प्रश्न बेटा, धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है? तो धरती पर खेती होती है बेटा जिससे हमारी भूख मिटती है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न बेटा, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं? तो सूरज हमें रोशनी देता है, लिखा है बेटा ये,
सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, हवा हमें नया जीवन देती है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये नीचे बेटा शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो ये श्रुतलेख है बेटा, आपके शिक्षक बोलेंगे, उन शब्दों को, उन वाक्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। तो बेटा इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं वीडियो को। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछे थे, तो प्लीज़ उनके जवाब कमेंट अवश्य करें। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ प्यारे बच्चों, आप देखते हो और देखने के बाद हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।